Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of history NCERT of class 10th and the name of chapter is work, life and leisure. इस चैप्टर में हम ये पढ़ना जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, उसका फ़र्क इंडिया पे भी पड़ा, तो उससे लोगों के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ा वो हम इस चैप्टर में पढ़ना जा रहे हैं। इसके अंदर मेनली हम ब्रिटेन या लंदन उसके बारे में पढ़ेंगे और इंडिया में कैलकाटा एंड बॉम्बे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम यही मेजर इंडिया के अंदर सिटीज़ थी। लेट अस रीड। सो द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। 3 हिस्टोरिकल प्रोसेस हैव शेप्ड मॉडर्न सिटीज़ इन डिसिसिव वे। 3 चीज़ें थी जिन्होंने मॉडर्न सिटीज़ को, आधुनिक शहरों को तैयार किया था। द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, सबसे पहला तो मशीनों से काम होने के कारण इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरा, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर में कॉलोनीज बन चुके थे देश ब्रिटेन की। थर्ड वन, द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। डेमोक्रेटिक आइडियल्स मतलब लोकतांत्रिक जो लोगों की सोच थी उसका विकास। ये तीन चीज़ें ऐसी थी जिसके बेस पे मॉडर्न सिटीज़ तैयार की गई थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मॉडर्न सिटी की। अब जो भी मॉडर्न सिटी है उसमें होगा क्या? अच्छे स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, रोड्स होंगे, कम्युनिकेशन होंगी, ये सब चीज़ें। लेट अस रीड। सिटीज़ वर ओपन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर, जहाँ पॉलिटिकल पावर मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पावर मेनली कहाँ पे है? दिल्ली में। तो दैट इज़ मॉडर्न सिटी। तो पॉलिटिकल पावर हो जिस सिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क हो, ट्रेड, इंडस्ट्री, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्थाएं वहाँ पे हो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड सपोर्टेड वेरियस सोशल ग्रुप सच एज आर्टिशियन, मर्चेंट एंड प्राइस। ये सब चीज़ें जिस शहर में एग्जिस्ट करती हैं दैट इज़ मॉडर्न सिटी। Industrialization and the rise of modern city in England. Even after many decades after the beginning of the Industrial Revolution, most Western countries were largely rural. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज जो देश थे वो क्या थे? रूरल, मतलब उनमें इतना विकास नहीं हो पाया था, जबकि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज भी इतनी ज़्यादा लग रही थी। लंदन का पढ़ते हैं। बाय 1750 1 आउट ऑफ एवरी 9 पीपल, 1750 तक इंग्लैंड में हर 9वां व्यक्ति, हर 9 में से एक व्यक्ति कहाँ पे रहता था? लिव्ड इन लंदन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लंदन डॉकयार्ड, 5 मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड लार्ज नंबर। डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पे शिप या ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा 5 ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। पहला क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, दूसरा वुड एंड फर्नीचर, मेटल्स एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रीशियन प्रोडक्ट्स सच एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीशियस मेटल, जो भी मतलब प्रीशियस चीज़ें थी वो सब। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक लंदन बिगेन मैन्युफैक्चरिंग मोटर कार्स एंड इलेक्ट्रिक गुड। मोटर कार्स और इलेक्ट्रिक गुड भी बनाने लग गए थे वो। अब मार्जिनल ग्रुप्स क्या होते हैं? मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं जो छोटा तबका, गरीब तबका, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल ग्रुप्स। तो क्रिमिनल, इनके अंदर क्या क्या आती थी वो देखते हैं। क्रिमिनल्स। एज लंदन ग्रू क्राइम फ्लोरिश्ड, क्राइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वहाँ पे हो गया था, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो जेब काटना, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। द अथॉरिटी इम्पोज हाई पेनल्टीज फॉर क्राइम, अथॉरिटी ने इसको रोकने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी टैक्स लगाया। वुमेन्स की क्या स्थिति थी मार्जिनल ग्रुप्स के अंदर? विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो फैक्ट्रियों में क्या हुआ? वुमेन्स की जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि अब मशीनों से काम होने लगा था, फिर वुमेन्स को मजबूर होकर अपने घरों में काम शुरू करना पड़ा, मतलब वही हाउस होल्ड वर्क। इन द 20th सेंचुरी वुमेन गोट एम्प्लॉयड इन वॉर टाइम इंडस्ट्री। फिर जब 20वीं सदी शुरू हुई उस टाइम उन्हें कहाँ जो, क्योंकि वॉर चल रहा था 1900, आप देख लीजिए 14 से 18 या 1939 टू 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, तो उन्हें फैक्ट्रियों में एम्प्लॉयड किया गया, जहाँ पे क्या होता था? वॉर के लिए सामान बनाया जाता था। फिर उन्हें डोमेस्टिक सर्विस से विड्रॉ कर लिया गया। चिल्ड्रंस की क्या स्थिति थी? लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू द लो पेड वर्क ऑफन पेड बाय देयर पेरेंट्स। उनको वहाँ पे काम करना पड़ा जहाँ पे बहुत कम वो मिलता था, बच्चों को काम फैक्ट्रियों में भेज दिया गया या काम करने भेज दिया गया। इंडिया को में इस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 24 है जो 6 से 14 साल के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से प्रोटेक्ट करता है।
आफ्टर द कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट पास हुआ फिर वहाँ पे 1870 में, एंड द फैक्ट्री एक्ट बिगिनिंग फ्रॉम 1902 द चिल्ड्रन वर केप्ट आउट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क, फिर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लिया गया, वो लोग पढ़ने गए बच्चे, मतलब फैक्ट्री में अब बच्चे काम नहीं करेंगे। हाउसिंग कैसी थी मार्जिनल ग्रुप्स की, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फैक्ट्री और वर्कशॉप ओनर डिड नॉट प्रोवाइड हाउस टू द माइग्रेंट वर्कर, जो दूसरे देश से या गाँवों से माइग्रेंट होकर आते थे, जो वो सामन था, पिछले चैप्टर में हमें पढ़ा था, वो लेके आता था साम था, वो क्या करता था, जब फैक्ट्री में आ जाते थे तो उसके बाद उनको रहने के लिए भी मकान नहीं मिलता था। पुअर पीपल लिव्स इन अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ स्लम्स, आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन हैपेंड इन 1917 देयर वाज अ वाइड स्प्रेड फियर ऑफ सोशल डिसऑर्डर, दुनिया भर में क्या हो गया था कि सोशल डिसऑर्डर, सोसाइटी के बीच में अस्थिरता का जो वो था फियर, वो फैल चुका था। देयरफॉर वर्कर्स मास हाउसिंग स्कीम्स वर प्लान टू प्रिवेंट द लंदन पुअर फ्रॉम टर्निंग रिबेलियस, इसीलिए लोगों को घर बना के देना, इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि वो विरोधी या सरकार के खिलाफ अपनी मोर्चा ना खोल दें। क्लीनिंग लंदन नाम से मिशन चलाया गया क्योंकि लंदन बहुत ज़्यादा गंदा था उस वक्त। लार्ज ब्लॉक ऑफ अपार्टमेंट्स वर बिल्ट सिमिलर टू दोज इन बर्लिन एंड न्यूयॉर्क सिटीज विच हैड सिमिलर हाउसिंग प्रॉब्लम, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए गए ताकि जिनके पास घरों की समस्याएं हों वो उनकी समस्याएं दूर की जा सकें। ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम वाज इनोग्रेटेड, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने के लिए ज़मीन के अंदर रेलवे सिस्टम बनाया गया, रेल चलाई गई। बेटर प्लान्ड सबर्ब्स एंड अ गुड रेलवे नेटवर्क एनेबल लार्ज नंबर टू लीव आउटसाइड सेंट्रल लंदन एंड ट्रैवल टू वर्क, अब जब रेलवे बना दी गई तो उससे लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने भी जा सकते हैं, दूसरी जगह रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा है तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सोशल चेंज इन द सिटी, सोसाइटी में क्या चेंज आया वो देखते हैं। इन द इंडस्ट्रियल सिटी टाइज बिटवीन मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड एंड लूज एंड, मतलब कि जो टाइज था उनके बीच में शहरों के अंदर वो होने लगा, क्यों? क्योंकि अब तो मशीनें आ चुकी थी फैक्ट्री में, तो फिर मजदूरों से काम करवाने की क्या ज़रूरत थी। एज वुमेन लॉस देयर इंडस्ट्रियल जॉब, उनको भी अपनी जॉब्स खोनी पड़ी, फिर वो दोबारा से घरों में काम करने लगे अपने अपने। द पब्लिक स्पेस बिकम इंक्रीजिंगली अ मेल प्रिजर्व, और जो सोसाइटी थी, क्योंकि वुमेन्स तो अब घर में चली गई थी, तो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी थी मेल और फीमेल के बीच में वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेल डोमिनेंस होती जा रही थी। इन द 19th century चार्जिंग मूवमेंट was a movement demanding the voting rights for all adult males, ये एक मूवमेंट चलाया गया था चार्जिम, इसके अंदर क्या था कि सबको जो मेल्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए, अडल्ट मेल्स। ग्रेजुअली वुमेन पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल मूवमेंट एंड डिमांडेड वोटिंग राइट्स एंड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम 1870 से वो भी वोट डालने का अधिकार मांगने लगी और प्रॉपर्टी में भी अधिकार मांगने लगी। बाय द 20th century वुमेन वर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर टू मीट वॉर डिमांड, उनको फैक्ट्रियों में लगाया गया जहाँ पे वॉर के सामान बनाए जाते थे, वहाँ पे उनकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। लीजियर एंड कंजप्शन, इन द लेट 18th century सेवरल कल्चरल इवेंट्स सच एज ओपेरा, द थिएटर एंड क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस वर, ये सब चीज़ें कराई गई। एलाइट ग्रुप्स वो होते हैं जो सोसाइटी में रिच संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें कराई जाने लगी। इन द 19th century लाइब्रेरीज एट द गैलरीज एंड म्यूजियम्स वर इस्टेब्लिश, लाइब्रेरीज खोली गई जगह जगह, आर्ट गैलरीज खोली गई जगह जगह, म्यूजियम्स बनाए गए। बाय द अर्ली 20th century म्यूजिक हॉल्स वर पॉपुलर अमॉन्ग द लोअर क्लासेज, में भी म्यूजिक हॉल्स पॉपुलर हो चुके थे। सिनेमा बिकम द ग्रेट मास एंटरटेनमेंट, सिनेमा के जरिए क्या होता था, बड़े स्केल पर लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता था। पॉलिटिक्स इन द सिटी, in the severe winter of 1886 the London poor exploded in a riot demanding relief from the terrible condition of poverty, से वो निजात पाने के लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ 1886 में मोर्चा खोल दिया। A similar riot occurred in the late 1887 में भी इसी तरह का हुआ। अब गरीब आदमी ठंड में बेचारा, ना उसके पास छत है, वो कैसे कपड़े हैं, कैसे गुजारा करेगा, तो वो आखिर में आगे सरकार के खिलाफ विरोधी खड़ा करेगा, तो इसी तरह वहाँ के लोगों ने किया। अ सिमिलर रियोट्स ओकर्ड इन द लेट 1887 विच वाज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द पुलिस, के द्वारा उसको ज़बरदस्ती रोक दिया गया, डंडों से मारा गया, गोलियाँ चलाई गई होंगी। द सिटी इन द कॉलोनियल इंडिया, अब हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज अर्बन ड्वेलर्स वर रेजिडेंट ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी सिटी बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास में के लोग थे, मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा यही मेन सिटी थी उस टाइम, इनमें सबसे ज़्यादा लोग रह रहे थे।
बॉम्बे द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया। बॉम्बे इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड से बना है जो पोर्टुगल के कंट्रोल में थे। पहले पोर्टुगल वास्को डिगामा जो 1498 में भारत में पुलिकट यानी गोवा में आए थे। उसके बाद अल्फांसो दी अबुलकर्क ने पोर्टुगल साम्राज्य को इंडिया में फैलाया। इन 1661 कंट्रोल ऑफ द आइसलैंड पास्ड इनटू द ब्रिटिश एंड उनके ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था इसका कंट्रोल 1661 में। बॉम्बे बिकम एन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहीं पे ही बनाए गए। तभी भी तो आज बॉम्बे में इतनी ज़्यादा महंगी ज़मीन है क्योंकि वहाँ उसको क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वर्क्स इन द सिटी इन 1819 बॉम्बे बिकम द कैपिटल ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे कैपिटल बन गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। 4 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, बंगाल। इन 1819 बिकम द ये हो गया। लार्ज कम्युनिटीज ऑफ ट्रेडर्स एंड बैंकर्स एज वेल एज आर्टिशियन एंड शॉपकीपर केम। वो वहाँ क्यों गए सेटल होने के लिए? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के अच्छे साधन थे, इस वजह से वो वहाँ पे चले गए। बिटवीन द 1919 जब ये रोल एक्ट पास हुआ था उस दौरान की बात है, 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एंड 1926 वुमेन फॉर्म्ड एज मच एज 23% ऑफ द मील वर्कर फोर्स। फैक्ट्रियों में 23% कौन थी? औरतें काम करने लगी थी। By late 1930s, women's jobs were increasingly taken over by machines के द्वारा काम होना शुरू हुआ, तो फिर उनकी नौकरियां भी चली गई, या फिर मेंस काम करने लगे, मेल काम करने लगे तो उनकी नौकरियां चली गई। हाउसिंग एंड नेबरहुड बॉम्बे डिड नॉट ग्रो अकॉर्डिंगली टू एनी प्लान। बॉम्बे किसी प्लान के तहत नहीं तरक्की करी इतनी। बॉम्बे फोर्ट एरिया डिवाइडेड बिटवीन अ नेटिव टाउन एंड अ यूरोपियन और वाइट सेक्शन, उसको इस तरह डिवाइड कर दिया गया था। द क्राइसिस ऑफ हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई बिकम एक्यूट। बॉम्बे में भी हाउसिंग और वाटर सप्लाई की क्राइसिस बहुत ज़्यादा होने लगे थे। रिचर पारसी मुस्लिम अपर कास्ट ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट लिव्ड इन स्प्राउलिंग स्पेशियस बंगलो वाइल वर्किंग पीपल लिव्ड इन अ थिकली पॉपुलेटेड चोल्स। अब जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो तो बंगलों में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, पर जो गरीब लोग या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में या चोल में रह रहे हैं। चोल्स बोलते हैं बॉम्बे में। दिल्ली में या मुंबई में धारावी है, जैसे वो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इस तरह बॉम्बे में चोल्स बनी हुई हैं बहुत सारे, जैसे हॉस्टल्स होते हैं ना उस तरह की। चोल्स आर लार्ज ओन बाय प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। ईच चोल्स वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वन रूम, एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है, और नो प्राइवेट टॉयलेट नहीं होती, मतलब कि सबकी कॉमन टॉयलेट होती है उनमें। सिटी प्लानिंग कैसी थी वहाँ की? इन 1898 द सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज, ये बनाया गया ताकि विच फोकस्ड ऑन क्लियरिंग पुअर्स होम्स आउट ऑफ द सिटी सेंटर, ठीक है। पुअर जो गरीब लोग थे उनको क्या करने थे, उनके घरों को क्लियर करना था सिटी सेंटर से। ये बॉम्बे डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का काम था। इन 1918 में एक एक्ट पास हुआ, क्योंकि जब लोगों को घर नहीं मिल रहे थे, चोल्स में रहना पड़ रहा था, तो 1918 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत रेंट को क्या किया, सरकार ने फिक्स किया और रीजनेबल रेट पे किया, क्योंकि रेंट वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। आज भी बॉम्बे में आप देख लीजिए 30-30, 40-40 हज़ार रुपये में एक कमरा मिलता है अच्छे फ्लैट में। आगे पढ़ते हैं। लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे इन 1784 विलियम हॉर्नबे अप्रूव्ड द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट सी वॉल, ठीक है। In 1864 Black Bay Reclamation Company won the right to reclaim the western foreshore from the tip of Malabar Hill to the end of Colombo तक ये का एरिया इनको मिल गया था। Between 1914 and 1918 successful reclamation project वाज अंडरटेकन एंड फेमस मरीन ड्राइव बॉम्बे में बनाई गई। वो देखा होगा आपने, मरीन ड्राइव के चारों तरफ वो पत्थर से पड़े हैं बड़े बड़े बॉम्बे के अंदर, टीवी में देखा होगा। बॉम्बे एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। इंडिया का पूरा बॉलीवुड बॉम्बे में ही रहता है, और फिर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो उस सिटी का विकास बहुत ज़्यादा हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। Bombay film industry through its motive speak of the contradictory aspect of the city. First move in 1896 scenes of wrestling match shot by Shakharam Bhatwardkar ने सबसे पहले 1896 में रेसलिंग के सीन को शूट किया था वहाँ पे। फिर दादा साहब फाल्के ने वहाँ पे वो बनाई थी राजा हरीशचंद्र मूवी, और याद रखना हर साल दादा साहब फाल्के के नाम पे फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जाता है। बाय 1925 बॉम्बे बिकम इंडियाज़ फिल्म कैपिटल। 1925 तक इंडिया की फिल्म कैपिटल कौन सी बन गई थी? बॉम्बे, क्योंकि सारा बॉलीवुड या इंडस्ट्री वहीं पे ही सेटअप हो रही थी।
सिटीज़, ये पेज नंबर 9 है, सिटीज़ एंड चैलेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का क्या चैलेंज था इंग्लैंड और कलकत्ता के सामने? देखिए, जब भी सिटीज़ डेवलप होंगी, नई नई कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाई जाएगी, नुकसान होगा। जैसे इंग्लैंड में रेलवे बनी थी या फैक्ट्रियाँ लगी, ये सब चीज़ें। इन इंडस्ट्रियल सिटीज़ सच एज लीड्स, ब्रेडफोर्ड एंड मैनचेस्टर, 100 ऑफ फैक्ट्री की जो चिमनियाँ होती थी वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, जिसके कारण एयर पोल्यूशन फैलता था। बाय 1840 डर्ब्स, लीड्स एंड मैनचेस्टर हैड लॉ टू कंट्रोल स्मोक। फिर उन्होंने कानून पास किए कि भाई इसे रोको, नहीं तो एनवायरनमेंट प्रदूषित कर देगा। द स्मोक अबेटमेंट एक्ट 1847 एंड 1853 एज दे वर कॉल्ड डिड नॉट ऑलवेज वर्क टू क्लियर द एयर। अब ये जो एक्ट पास हुआ था, इसके तहत कोई ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए देखिए, पोल्यूशन को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब आदमी अपनी ज़रूरतों को मिनिमम करेगा। ज़रूरतें जब ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं तभी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो फिर पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है। तो हमें अपनी ज़रूरतें अगर हमने मिनिमम कर ली तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट हम बचा सकते हैं, और इसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आज जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कलकत्ता, द रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस इन 1855 में वहाँ पे रेलवे लाइन बनी, जिसके कारण बहुत पोल्यूटेंट कोयल फ्रॉम रानीगंज, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पोल्यूटेंट कोयल। रानीगंज इंडिया में, झारखंड में एक कोयले की खदान है, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। कंपटीशन में पूछता है सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो याद रखना एंथ्रासाइट, झरैया में मिलता है झारखंड में, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। रानीगंज से निकल के ही रास्ता आता है। इन 1863 कलकत्ता बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट स्मोक नॉइसेंस एंड लेजिस्लेशन। वहाँ पे कानून पास हुआ, बंगाल स्मोक नॉइसेंस कमीशन लीगली कंट्रोल इंडस्ट्रियल स्मोक। ये कमीशन बनाया गया है, यही वहाँ पे कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल स्मोक को। इस चैप्टर में हमारे पास गाइस इतना था। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए। इस कोरोना टाइम में हमें अपना ध्यान स्वयं रखना है और दूसरों का ध्यान अपने आप को बचा कर रखना है। कैसे? अगर हम सेफली सारी चीज़ों को, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानेंगे तो क्या होगा, हम दूसरे को भी बचाएंगे और अपने आप को भी बचा पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद गाइस।